नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। रमेश बिधूरी विवाद पर विपक्ष एकजुट, लोकसभा स्पीकर से विशेषाधिकार प्रस्ताव की कार्रवाई शुरू करने की मांग। बता दें कि भाजपा सांसद रमेश बिधूरी की असंसदीय भाषा के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गठबंधन में शामिल दलों के सांसदों की ओर से एक के बाद एक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और लोकसभा महासचिव को कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए चिट्ठियां लिखी गई हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये चिट्ठी कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी और डीएमके दलों के नेता की ओर से लिखी गई है। ये सारे दल विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। रमेश बिधूरी पर बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में अभद्र और अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल के पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया है कि रमेश बिधूरी के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करे। चौधरी ने अपने चिट्ठी में दानिश अली को अल्पसंख्यक समुदाय के नेता के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये घटना संसद के विशेष सत्र के दौरान हुई है, और वो भी तब जब सदन में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने दावा किया है कि संसद के इतिहास में किसी अल्पसंख्यक के समुदाय के सदस्य के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और वो भी स्पीकर की मौजूदगी में। उन्होंने स्पीकर से कहा है कि हालांकि आपने वो आपत्तिजनक शब्द संसद के रिकॉर्ड से हटवा दिए हैं, लेकिन मीडिया में वो फिर भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा है कि इसलिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजना उचित है और संबंधित सदस्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बीजेपी सांसदों की अपमानजनक टिप्पणियों के बीच बीएसपी के दानिश अली से मिले राहुल गांधी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को यूपी के अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली से उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने दानिश अली को गले लगाया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये बैठक उस वायरल क्लिप के विवाद के बीच हुई जिसमें कथित तौर पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दानिश अली पर सांप्रदायिक गालियां देते हुए दिखाया गया था। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि वो मेरा मनोबल ऊंचा रखने और अपना समर्थन देने के लिए यहां आए। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं और जो भी लोग लोकतंत्र के साथ खड़े हैं वे मेरे साथ खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की। बता दें कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कथित कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द कराने की याचिका खारिज कर दी। नायडू के वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया था कि अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी का मामला अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। नायडू के वकील अब राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये फैसला विजयवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत द्वारा इस मामले में चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत रविवार तक बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद आया है, क्योंकि नायडू की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी। पूर्व मुख्यमंत्री को 9 सितंबर को तड़के गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 11 सितंबर से न्यायिक हिरासत में राजमुंद्री केंद्रीय कारागार में रखा गया है। चंद्रयान 3 पर नया अपडेट, विक्रम और प्रज्ञान से नहीं हो पा रहा इसरो का संपर्क। बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर थोड़ी निराश करने वाली जानकारी सामने आ रही है। दरअसल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसरो ने कहा है कि वो संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार का दिन इस दिशा में अहम हो सकता है। हालांकि 2 दिन पहले 20 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय हुआ है। इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिशें शुरू कर दी है। इसमें कामयाबी कब तक मिल पाएगी ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि शनिवार को कोई निश्चित जानकारी मिलने की उम्मीद है। उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में उतरे कमल हासन, बताया आखिर क्यों किया जा रहा है परेशान।
बता दें कि अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा शुरू किए गए सनातन विवाद पर टिप्पणी की और कहा कि एक युवा बच्चे को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसने सनातन के बारे में बात की थी। कमल हासन ने कहा कि हर कोई पेरियार के कारण सनातन शब्द को जानता है और कोई भी राजनीतिक दल पेरियार पर अपना दावा नहीं कर सकता। कमल हासन ने कहा कि पेरियार की वजह से हम सभी को सनातन शब्द के बारे में पता चला। वो कभी मंदिर में काम करते थे, वो माथे पर तिलक लगाकर वाराणसी में पूजा कर रहे थे। कल्पना कीजिए कि उन्हें ये सब छोड़ने पर कितना बुरा लगा होगा। उन्हें महसूस हुआ कि लोगों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। फिर उन्होंने लोगों की सेवा शुरू कर दी और उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही जिया। न द्रमुक और न ही कोई अन्य पार्टी पेरियार को अपना दावा कर सकती है। सनातन विवाद पर कमल हासन ने इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन को सपोर्ट किया था। उन्होंने एक नोट लिखते हुए कहा था कि एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान उसके नागरिकों की असहमत होने और निरंतर चर्चा में शामिल रहने की क्षमता है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि सही प्रश्न पूछने से महत्वपूर्ण उत्तर मिले हैं और एक बेहतर समाज के रूप में हमारे विकास में योगदान मिला है। उदयनिधि को सनातन पर अपने विचार रखने का अधिकार है। यदि आप उनके दृष्टिकोण से असहमत हैं तो हिंसा की धमकियों या कानूनी धमकी की रणनीति का सहारा लेने या संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए उनके शब्दों को विकृत करने के बजाय सनातन की खूबियों के आधार पर चर्चा में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु हमेशा स्वस्थ बहस के लिए एक सुरक्षित स्थान रहा है और आगे भी रहेगा। समावेशिता, समानता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमारी परंपराओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। आइए एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक चर्चाएं अपनाएं। दोस्तों, कमल हासन के इन बातों से आप कितने सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सचिन पायलट ने पीएम मोदी के दौरे और महिला आरक्षण पर साधा निशाना। जानिए क्या है पूरा मामला। बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधानसभा चुनाव से पहले टोंक में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। सचिन पायलट पिछले दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में कई पंचायत के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर पीएम मोदी के जयपुर में होने वाले कार्यक्रम और महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसमें सिर्फ आक्रोश ही था, जन तो कोई था ही नहीं। भाजपा वाले परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन सिर्फ नेताओं का परिवर्तन हो रहा है। दिल्ली से नेता पहले भी आए हैं और फिर आ रहे हैं लेकिन जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है। पायलट ने संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि वो ये बिल कांग्रेस सरकार राज्यसभा में पहले ही पास करवा चुकी है लेकिन अब इसमें संशोधन के नाम पर 2029 में लागू करने की बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्या कूली बनकर विपक्ष का हर बोझ उठाने की कोशिश में है राहुल गांधी? बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार अपने कार्यों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें मीडिया में भी ज्यादा कवरेज मिल रही है। वे ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जो लोगों को चौंका रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय से उनकी ऐसी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। 7 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की एक बस में सफर करने वाली तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। वो साधारण सी बस में यात्रा वाली सीट पर बैठे हुए थे। बस में सामान्य सब कुछ सामान नजर आ रहा था और ये बेहद खास बात है। उसी महीने की 23 तारीख को दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय एक ट्रक में यात्रा करते नजर आए और ट्रक ड्राइवरों से बात भी की और उनकी समस्याएं भी सुनी। अगले महीने या जून में वे अमेरिका गए और वहाँ भी भारतीय अमेरिकी ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में बैठ गए और सफर किया। वहाँ उनकी हालातों पर बातचीत की। करीब 10 दिन बाद 27 जून को वे राजधानी नई दिल्ली में एक मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में पहुँच गए और वहाँ भी मैकेनिकों के साथ अपनी सूझबूझ से बाइक की मरम्मत करते हुए तस्वीरें खिंचवाई। 2 हफ्ते से भी कम ये समय यानी 8 जुलाई को उनके अचानक से कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए जिसमें वे हरियाणा के सोनीपत जिले में किसानों के साथ खेत में नजर आए। उन्होंने मजदूरों के साथ वहां धान की रोपाई में भी हाथ आजमाया और ट्रैक्टर चलाते हुए भी किसानों का आनंद लेने की कोशिश की। अगले महीने यानी अगस्त के दूसरे हिस्से में वे लेह लद्दाख पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बाइक राइड की सवारी की और चीन को लेकर एक विवादित दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है और इस पर पीएम मोदी ने सरासर झूठ बोला है।
उनकी जिस तस्वीर पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है गुरुवार यानी 21 सितंबर को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की। वहां उन्होंने न सिर्फ कुलियों वाली वर्दी पहनी बल्कि अपने सिर पर एक ट्रॉली वाला सूटकेस भी उठाए नजर आए। इस तस्वीर को कांग्रेस समर्थक और विरोधी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल है कांग्रेस नेता ये सब क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में है कि उसमें एक समान बात है कि वे आम लोगों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटते दिख रहे हैं। ये आम लोग वो है जिनका दिल भारत में बसता है या जिसका कहीं न कहीं ग्रामीण भारत से सीधा वास्ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वोटर हैं जो लोकतंत्र का सच्चा पुजारी होता है। ये एक वक्त का खाना भूल सकता है लेकिन मतदान के दिन वोट करना नहीं छोड़ सकता। वैसे इन सब का असर ये जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों ने पहले की तुलना में राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता से लेना अवश्य शुरू कर दिया है। जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है उसके कई ऐसे फैसले हुए हैं जो राहुल गांधी की सोच या उनके आसपास रहने वाले लोगों की सोच से प्रभावित लगती है। उसमें 14 चुनिंदा न्यूज एंकरों का बाइकआउट भी शामिल किया जा सकता है, जिस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार आपत्ति भी जता चुके हैं। सालों बाद दोस्त बनेंगे सऊदी अरब और इजराइल, नेतन्याहू बोले साथ मिलकर करेंगे नए पश्चिम एशिया का निर्माण। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि इजराइल सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के लिए एक ऐतिहासिक सफलता के करीब है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस शांति से एक नए पश्चिम एशिया का निर्माण होगा। अपने 25 मिनट के भाषण में नेतन्याहू इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को ऐसे समझौतों पर वीटो नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को इस शांति से काफी लाभ हो सकता है। नेतन्याहू ने कहा, मैं लंबे समय से फिलिस्तीनियों के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमें फिलिस्तीनियों को अरब देशों के साथ नई शांति संधियों पर वीटो नहीं देना चाहिए। नेतन्याहू ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक संबंधों की संभावना की सराहना करते हुए अमेरिका के प्रयासों की प्रशंसा की। अमेरिका बीते कुछ समय से सऊदी अरब और इजराइल के बीच दोस्ती के प्रयास में गंभीरता से प्रयास कर रहा है। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, 10 गुना बढ़ाई गई ट्रेन हादसों में मुआवजा राशि। जानिए पूरी डिटेल। बता दें कि भारतीय रेल मंत्रालय ने एक बड़े कदम के तहत ट्रेन हादसों में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के लिए मुआवजा राशि बढ़ा दी है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक रत्नेश कुमार झा की तरफ से चिट्ठी लिखकर रेलवे के इस फैसले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। रेलवे के इस नए फैसले के मुताबिक ट्रेन हादसों में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक ये राशि पहले महज 50,000 रुपए थी। नई गाइडलाइन में कहा गया कि ट्रेन हादसा चाहे ट्रेन की आपस में टक्कर की वजह से हुआ हो, ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से या फिर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग फाटकों पर, तीनों स्थितियां शामिल है। ये नियम ट्रेन के अंदर किसी यात्री पर हुए हमले, डकैती, आगजनी या ट्रेन से गिरने की वजह से हुई किसी यात्री की मौत के मामले में भी लागू होंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।